नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आप सभी का स्वागत है। मृत्यु अटल है, जाना होगा, ये भी तुमने हमें सिखाया। अंगारों पर चलकर तुमने शांति पाठ भी खूब सुनाया। कविता की तो बातें छोड़ो, बात बात पर खूब हंसाया। वंदन तुम्हें, नमन तुमको है, जाते जाते खूब रुलाया। 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहावसान हो गया। उनकी रिक्तता पूरे देश को, हम सबको लगातार साल रही है, दुख दे रही है। आज नमस्ते यूपी कार्यक्रम में हम श्रद्धेय अटल जी के एक ऐसे साथी से बात करने जा रहे हैं जिनका 56 वर्षों का साथ अटल जी के साथ रहा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी की। राज्यपाल महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। मैं भी दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के एक महान सपूत, भारत रत्न पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे नज़र में तो वे ऐसे महापुरुष थे, राजनीतिक दृष्टि से देखूं तो 21वें शताब्दी के भारत के वो राजनीति के महानायक थे। एक दृष्टि से युगांत हुआ है और मेरे जैसे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरणा पुरुष के थे। ऐसे महान व्यक्ति को मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। जी, आपका उनका बहुत लंबा साथ रहा। 56 सालों तक आप एक दूसरे से परिचित रहे, मित्र रहे, लेकिन आपने पहली बार उनको कब देखा था? ऐसा है कि 1953 में मैं पुणे में कॉमर्स कॉलेज का तीसरे वर्ष का छात्र था और गर्मी के छुट्टियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग होते रहते हैं। 1 महीने का वो संघ शिक्षा वर्ग होता है। सुबह से 5:30 बजे से उठकर रात को सोने तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, और उसमें रात के भोजन के बाद थोड़ा कुछ मनोरंजन, थोड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ, गीत, इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। तो उसके एक कार्यक्रम में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे जी, और उन्होंने गीत गाया 1953 में जी। और वह गीत आज भी मेरे ही नहीं, हजारों हजार लोगों के स्मरण में गुनगुनाते हम रहते हैं जी। लेकिन वो गीत भी ऐसा है जी। वो मैं जी। उसका एक अंतिम छंद जी पढ़कर बताता हूँ। जी जी। वो गीत का शीर्षक हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और काफी बातें बताने के बाद वो अंतिम बंद में ये कहते हैं, उनका जीवन देखिए कैसा है। वो कहते हैं और आज इतने सालों के बाद वो सिद्ध होता रहता है। उन्होंने कहा है, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अद्भुत। आप उनका जीवन देखेंगे तो 1953 में ये सारा चित्र और इतने सालों के बाद वह जीवन कैसे था ये सिद्ध होता है। उनकी सोच कितनी दीर्घ थी उसका पता चलता है। आज भी ये कविता प्रासंगिक है और उनकी जो सोच है, उन्होंने शब्दों में ढाला था
1953 में और आपने सुना था उसको, तो उस समय आपकी मुलाकात हुई थी या केवल एक पक्षीय नहीं, मुलाकात थी? अब लगभग 500 550 स्वयंसेवक उस समय थे और वो गीत गा रहे थे और हम सुन रहे थे। इतना ही लंबे का देखना कह सकते हैं, सुनना कह सकते हैं, लेकिन बात तो उस समय कुछ नहीं हुई। बात तो भविष्य में कई सालों के बाद नजदीक से बात करने का मौका मिला। 1953 में राम नाईक जी ने पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दर्शन किए थे और ये कविता उनके मुख से सुनी थी। 1960 का दशक आया, ये पढ़ने के लिए मुंबई गए। मुंबई में फिर आपने नौकरियां भी की और उसके बाद ऐसा दौर आया कि आपने नौकरियों को छोड़ा और भारतीय जनसंघ में आप काफी सक्रिय हुए। मुझे याद पड़ता है कि 1969 में एक बड़ा अधिवेशन मुंबई में जनसंघ का हुआ था। उसकी स्मृतियां अगर आपके मन में अटल जी के संदर्भ में कुछ है तो बताइए। ऐसा है कि जनसंघ के वैचारिक दृष्टि से, संगठन के दृष्टि से महत्वपूर्ण नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनका निधन, उनका मृत्यु एक ऐसे स्थिति में हुआ, ट्रेन में जाते जाते और उनका शरीर रेल के पटरी पर देखने के लिए मिला। बहुत हृदयद्रावक इस प्रकार की वो घटना थी। तो उसके बाद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कौन, स्वाभाविक तौर पर सब लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने और वह अध्यक्ष बनने के बाद जो महाअधिवेशन हुआ वह मुंबई में हुआ और मैंने उन्हीं दिनों में ये चर्चा चल रही थी कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो गए हैं तो उनकी रिक्तता कैसी भरी जा सकती है, तो जो ज्यादा समय काम करने के लिए, पूर्ण समय काम करने के लिए निकल सकते हैं, ऐसे लोगों ने निकालना चाहिए। तो उन दिनों में मेरे पास बहुत एक अच्छी नौकरी थी। मैं 4 कंपनियों का चीफ अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी था, लेकिन मुझे लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए और इस भूमिका में मैंने नौकरी का इस्तीफा दे दिया और उन्हीं दिनों में ही यह अधिवेशन हुआ। तो उस अधिवेशन में मैं शोभा यात्रा का प्रमुख था, लेकिन शोभा यात्रा यह शब्द मुंबई के जीवन में उस समय पर नहीं था। हम लोग तो ऐसे को यात्रा भी नहीं कहते थे, हम जुलूस कहते थे जी। और तो मुंबई में हिंदी भाषा का प्रभाव कहिए, उस अधिवेशन का कहिए, लेकिन उसका नाम शोभा यात्रा दिया गया। तो उस शोभा यात्रा का मैं प्रमुख था और उस समय पर मैंने उनको नजदीक से देखा भी और उनकी कई प्रकार की बात करने का ये आया, क्योंकि वह अध्यक्ष थे और मैं संगठन मंत्री के नाते उनसे लगातार बात करता रहता था। तो देखने का, बात करने का, उनके साथ कुछ क्षण पल गुजरने का वो पहला मौका मेरे लिए था। जी, अच्छा, तब आपकी करीबी उनसे बढ़ी, आप नजदीक आए उनके। फिर हम अगले दशक की तरफ बढ़ते हैं। 70 के दशक में देश ने आपातकाल देखा और आपातकाल के समय जैसा बताया जाता है कि जितने बड़े नेता थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं हुए थे और मुंबई में रहकर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को चला रहे थे। तो उस समय की भी एक घटना है, मुझे याद आती है, जब आप कहीं से लौट रहे थे, फिर आपकी दुर्घटना हुई और फिर सरकार बनी जनता पार्टी की। क्या घटना थी वो? ऐसा है कि भारतीय जनसंघ संगठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चौधरी चरण सिंह जी का दल, ऐसे 4 पार्टियों का मिलकर एक पार्टी बनी और उसका नाम रहा जनता पार्टी। तो अभी जनता पार्टी में हम सब लोग जाएंगे तो भारतीय जनसंघ के मुंबई के लगभग 20-25 प्रमुख कार्यकर्ताओं की हमने अंतिम बैठक ली और अंतिम बैठक पुणे के नजदीक लोनावाड़ा करके छोटा भाग है, वहां के लिए वापस आते समय हम जिस जीप में बैठे थे, तो जैसे मुंबई के नजदीक एक छोटा सा गांव है, वहां बड़े बड़े तरबूज मिलते थे। तो तब तक मैं जीप में आगे बैठा था, चलाने वाला हमारा एक पार्षद था, मैं बीच में और हमारे जो अध्यक्ष थे वह बाजू में बैठे थे। हमने तरबूज वहां से, तो हमारे अध्यक्ष ने कहा कि भाई
आज मैं आपको सबको तरबूज मेरे पैसे से देता हूँ। और फिर मुझे कहा कि देखिए, आप बीच में बैठे थे, आप हवा आपको नहीं मिलती थी, मैंने हवा खाई है, तो आप अभी बाजू में बैठिए और मैं बीच में बैठ। और वहाँ से हम 1 किलोमीटर गए और पीछे से एक ट्रक आया, उसने हमारे जीप को ऐसा धक्का दिया तो जीप हाईवे में उल्टी सुल्टी हो गई। और मेरे अध्यक्ष जो थे उनका तो वहाँ के वहाँ देहांत तो हो गया। अब मैं बचा, लगभग 6 महीने मैं अस्पताल में थे। अब अस्पताल में भी मैं था तो उस समय पर राजनारायण जी, जो उनका नाम बहुत उस समय पर होगा, तो वो भी मुझे अस्पताल में मिलने के लिए आए थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, राजमाता कई लोग। लेकिन वह एक ऐसा अवसर था कि मुझे कई मंत्री नेतागण बहुत नजदीक से देखने के लिए मिला। और उसके बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी में मैं मुंबई का अध्यक्ष भी बन गया और चंद्रशेखर अखिल भारतीय अध्यक्ष बन गए। तो चंद्रशेखर जी का और मेरा भी उसके कारण बहुत नजदीक से संबंध आया। उन दिनों में 1977 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर जीत हुई। मुंबई की 6 के 6 सीटें हम लोगों ने जीती। मुंबई में विधानसभा की 34 सीटें थी। तो 78 में विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर चुनाव के समय पर हमारे नेता के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी है, लालकृष्ण आडवाणी जी है, नानाजी देशमुख उस समय पर थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी जनता पार्टी में संगठन मंत्री वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आपने चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने 1978 में मुंबई का एक उपनगर है बोरीवली, वहाँ से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। वह मेरा पहला जनप्रतिनिधि का नाता कह सकते हैं, क्योंकि तब तक जनसंघ में एक सर्वसाधारण अलिखित नियम था कि जो संगठन मंत्री है वो चुनाव नहीं लड़ते थे। तो मैंने तब तक चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जनता पार्टी में आने के कारण मैंने पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा और उसमें बहुत भारी मात्रा में मुंबई में सबसे ज्यादा वोट लेकर मैं सफल हुआ। तो जब आपको विदेश मंत्री देखने आए तो पार्टी में लोगों ने क्या कहा कि ये कार्यकर्ता को देखने विदेश मंत्री आए हैं? नहीं, देखिए उसमें सबसे बड़ी बात, बाकी के जो रुग्ण थे, जनरल वार्ड था, तो रुग्णों ने कहा कि भाई आपको मिलने के लिए ये बड़े बड़े लोग आते हैं, रोज उन्होंने एक ने और किसी न किसी ने आना चाहिए, क्योंकि जब ये आते हैं तब अस्पताल साफ सुथरा होता है। तो अस्पताल साफ सुथरा रहने के लिए ऐसे मंत्री आए उतना कम, लेकिन लोगों को भी बहुत लगता था। तब तक मैं कौन हूँ ये मुंबई के लोगों को विशेष मालूम नहीं था। उसका कारण ये था कि मैं संगठन मंत्री था और जनसंघ में एक परंपरा थी कि संगठन मंत्री कभी मंच पर भी नहीं जाएंगे, कभी भाषण भी नहीं करेंगे, संगठन का काम करते रहेंगे। तो जनता पार्टी के कारण मेरा नाम अखबारों में छाना प्रारंभ हो गया। जी, जिन्होंने देर से अपने टीवी सेट्स खोले हैं उनको बता दूं कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर हम आज याद कर रहे हैं अविस्मरणीय अटल जी को, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, और हमारे बीच उनके एक ऐसे साथी हैं जिनका 56 सालों का साथ रहा है। दूरदर्शन के आर्काइव्स में तमाम भाषणों का संग्रह, अटल जी के कविताओं का संग्रह हमारे पास है। तो हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन पहले अपने संग्रह से देखते हैं क्या कुछ दिखाने को है हमारे पास। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए
कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पीएलओ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1977 में विदेश मंत्री के रूप में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उन्होंने हिंदी में ये अद्भुत भाषण दिया था जो आज तक लगभग 40 साल से ऊपर का समय हो गया और आज भी वो भाषण लोकप्रिय बना हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, जिनका लगभग 6 दशकों का साथ रहा। आज उनको हम स्मृतियों में ले जा रहे हैं, डाउन द मेमोरी लेन। हम चाहते हैं कि राम नाईक जी हम लोगों से बातचीत करें, उन अनछुए पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जो नितांत व्यक्तिगत हैं, उनके और अटल जी के बीच जो क्षण गुजरे हैं। जब जनता पार्टी का विघटन हुआ तो उसमें क्या अटल जी की भूमिका क्या थी, आपकी भूमिका क्या थी? ऐसा है कि जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, लेकिन उसमें एक संगठनात्मक विवाद कुछ समाजवादी मित्रों ने प्रारंभ किया और फिर उसमें ये बात आई कि जो जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के सदस्य आए थे वो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीक का संबंध था। उसके स्वयंसेवक थे, हम भी थे, अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे। तो ये बात आई कि एक तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध तोड़े या आप जनता पार्टी से निकल जाए। और उस समय पर सारी चर्चा होते समय अटल जी ने जो उनको उत्तर दिया था वो उत्तर हम सब लोगों के हृदय को छू रहा था, आज भी छूता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय पर कहा था कि आप लोगों के साथ तो हमारा संबंध 2 साल का है, 2 साल की मित्रता है, हम वो मित्रता निभा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तो हमारे माता के जैसा, हम उनके पुत्र हैं, माता के जैसा संबंध है,
वो संबंध तो हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं। और इस भूमिका को लेकर फिर जनता पार्टी से बाहर निकलने का निर्णय हो गया और फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। यह बात दूसरों के कहने के अटल बिहारी वाजपेयी के जो ढंग थे उससे सारे भारत में एक प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया की कि जो जनसंघ के लोग थे उन पर बड़ा अन्याय हुआ। उन्होंने आपातकालीन स्थिति में तो इतना अच्छे ढंग से, उस समय पर जयप्रकाश नारायण जी ने भी ये कहा था कि ये लोग थे इसलिए आपातकालीन संघर्ष बड़े जोश से चला था। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रवक्ता के नाते भारतीय जनसंघ के जो पुराने लोग थे उनके ओर से यह वक्तव्य दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी का जन्म उसमें से हो गया। जी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म मुझे याद आता है 1980 में हुआ था और 1980 में इसका जन्म ही नहीं हुआ बल्कि मुंबई में एक बहुत विशाल महाअधिवेशन का आयोजन किया गया था और उसका संपूर्ण प्रभार आपके ऊपर था और अटल जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर आए थे। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें स्मृतियों के उस दिशा में ले चलें। आज से 40 बरस पहले क्या हुआ था मुंबई में, अटल जी ने क्या कहा था? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में दिल्ली में हुई और उसके बाद जो कार्य समिति बनी उस कार्य समिति ने निर्णय किया कि जब नई पार्टी बनी है तो जो भी उस अधिवेशन में आना चाहता है, हमेशा नहीं तो ऐसा होता है कि चुने हुए पदाधिकारी ऐसे अधिवेशन में आते हैं, कोई मंडल के अध्यक्ष है, कोई जिला के अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, लेकिन उस समय पर तो चुनाव था ही नहीं। तो जो भी आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के नाते उसको अधिवेशन के भाषा में महाअधिवेशन कहते हैं। तो महाअधिवेशन लेने का तय हुआ। कौन कहाँ ले सकता है इसकी जब चर्चा हुई तो मैंने कहा कि मुंबई में हम अधिवेशन ले लेंगे और उसको मान्यता मिली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुंबई में इतना जनसंघ प्रभावी नहीं था। मैंने कहा कि आपातकालीन स्थिति के कारण बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। तो निर्णय मैंने सुझाव दिया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, उनका मुझ पर एक विशेष स्थान, तो मुझे रामभाऊ कहते थे। आगे भी कहाँ कहाँ संबंध आएगा तो रामभाऊ के नाते से वो संबंध है, वो रामभाऊ कहते हैं ना वहां लेंगे तो वहां लेंगे। तो मुंबई में वो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1980 में और अंदाज ऐसा था कि मुंबई में तो जगह भी बहुत कम होती है, तो एक रिक्लेमेशन बन गया था, उधर अधिवेशन लेने का तय किया। 15 से 20 हजार तक लोग आएंगे और उसकी व्यवस्था करना तय, उस प्रकार से हम काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस अधिवेशन में 55,000 लोग देश के कोने कोने से आए और अपने आप में वह ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। लेकिन उसमें दो विशेष घटनाएं मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक घटना तो ये थी कि दिसंबर के दिन थे। वैसे मुंबई में कोई जाड़े के दिन कभी होते ही नहीं है, समुद्र किनारे का ये होने के कारण, लेकिन 58,000 लोग आए तो कई लोगों को खुले में सोने के लिए मजबूर होकर जगह देनी पड़ी। लेकिन लोग आनंद में थे, खुले में तो खुले में, और उत्तर के प्रदेशों को तो मुंबई के उन दिनों में भी गर्मी लगती थी। लेकिन अटल जी ने कहा भाई रात को 12 बजे वो उन्होंने हमको कहा कि भाई चलो जाके जरा देखेंगे कार्यकर्ता की हालत कैसी है। तो हमने जीप निकालकर अलग अलग जगह पर गए तो कार्यकर्ताओं के लिए उनके मन में कितना स्नेह था उसका वो परिचायक था कि पार्टी का अध्यक्ष 12 बजे देखने के लिए निकलता है कि कार्यकर्ताओं के सोने की व्यवस्था कैसे हुई। उस अधिवेशन का एक दूसरा महत्व का प्रसंग मुझे याद आता है और वो ये है कि पहले भारतीय जनसंघ में भी वो एक परंपरा थी कि अधिवेशन में हम एक अतिथि वक्ता करके किसी न किसी को बुलाते रहे। तो इस अधिवेशन में भी अतिथि वक्ता किसको बुलाना, इसकी जब चर्चा हुई तो मैंने सुझाव दिया कि आपातकालीन स्थिति में जो मुंबई के उच्च न्यायमूर्ति छगला जी हुए, वह तो वैसे
कांग्रेस के दिनों में शिक्षा मंत्री भी थे कांग्रेस में, लेकिन बाद में जब कई लोगों को जेल में इस प्रकार से रखा गया, अटल जी, अडवाणी जी, प्राध्यापक मधु दंडोते, मधुली में, ऐसे कई लोगों को, तो उसके विरोध में उन्होंने कोर्ट में भी पेशी की थी। तो हमने कहा कि मुंबई के हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हुए छागला जी को बुलाते हैं, तो उनको अतिथि वक्ता करके बुलाए, वो आए। अच्छा, वो तो केवल अंग्रेजी में ही बोलते थे और सब इतने हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं। वो देखते देखते उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो मिनी इंडिया है, लघु भारत और ये लघु भारत है और मेरे दाहिने हाथ में देश के भावी प्रधानमंत्री बैठे हैं। ऐसे हाँ, अटल जी को दिखाते हुए उन्होंने कहा। कल्पना करें कि 1980 और 16 वर्ष के बाद 1996 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उनका वक्तव्य इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहा कि उसमें से नारा निकला, अगली बारी अटल बिहारी, अगली बारी अटल बिहारी, और पूरे अधिवेशन में वह नारा छाया रहा। बड़ी शोभा यात्रा निकली, 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। अंतिम समापन के भाषण के लिए मुंबई में शिवाजी पार्क करके बहुत बड़ा स्थान है, वह शिवाजी पार्क कभी सभा में भरता नहीं था लोगों से, इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन वो ओवरफ्लो हो गया। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में मुंबई के नागरिक भी आए थे और अटल जी का अंतिम भाषण, और अटल जी वैसे कवि थे, सब जानते थे, बहुत अच्छा वक्ता थे, ये सारी बातें होते हुए भी अटल जी का एक एक शब्द सब लोग सुनते रहे थे, अपने दिल में रखते तो। और अंत में जब अटल जी आए तो उन्होंने कहा कि वहां से समुद्र बिल्कुल नजदीक है, तो पश्चिम सागर के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपको बताता हूं कि ये अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। यह संदेश उन्होंने गया और वहां से लेकर सारे प्रदेशों में, गांव-गांव में यह नारा चलता रहा कि अटल बिहारी अगले बारी, अटल बिहारी अगले बारी, अटल बिहारी, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। इस प्रकार से वह अधिवेशन की एक बड़ी विशेषता रही। और मुझे भी इस बात का कहिए एक प्रकार का स्मरण ऐसा है कि मेरे नेतृत्व में मुंबई के हजारों कार्यकर्ताओं ने काम कर वो अधिवेशन सफल बनाया। अनेक पार्टियों के अनेक अधिवेशन होते रहे हैं, लेकिन यह अधिवेशन एक माइलस्टोन जिसको हम कह सकते हैं भारतीय राजनीति का, ऐसा हुआ। और उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और मुंबई का अध्यक्ष उस समय पर मैं था। जी, 58,000 लोग उसमें आए थे, मुझे याद पड़ता है। ये संभावना ये थी कि शायद 10-15 हजार लोग आएंगे, लेकिन 58,000 लोग आए और आपने और अटल जी के नेतृत्व में उनके भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। और उसके अच्छा, उसमें एक विशेषता मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, राजमाता है, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, ये जो बड़े बड़े नेता थे वो सभी अधिवेशन में टेंट में ही रहे थे। कोई भी 5 स्टार में रहने के लिए नहीं गया था। यह एक सादगी का मिसाल भी वो अधिवेशन सब लोगों के लिए था। कार्यकर्ताओं का कुंभ था और उस कुंभ में छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सब एक साथ संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना के साथ रहे। सही है जी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, एक एक दशक आगे हम चलते जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि राम नाईक जी, जिनको अटल जी प्यार से राम भाऊ कहते थे, वो 3 बार मुंबई में विधानसभा में चुने गए और लगातार 5 बार लोकसभा में चुने गए। लोकसभा का चुनाव लड़ने का इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1989 में ऐसी स्थितियां बनी जब इन्होंने पहली बार मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो भाई वो स्थितियां क्या थीं और अटल जी का क्या रुख था उस पर, कृपया अपने दिल की उन परतों को खोलिए। ऐसा है कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उसका मुख्य कारण ये था कि मैं मुंबई का अध्यक्ष था और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में ही मैं अधिक उचित ढंग से काम कर सकता हूं। मैं उसका विधानसभा का सदस्य हूं और फिर उस बात को मान्यता भी मिली और उस बात को मान्यता मिलने के बाद देश के दृष्टि से
वीपी सिंह जी के उस समय पर कांग्रेस के बाहर आए थे और उनके नेतृत्व में वो कांड वगैरह हुआ, उसकी चर्चा भी यहाँ करना कोई आवश्यक नहीं मानता हूँ। लेकिन वीपी सिंह के साथ कई पार्टियों ने तालमेल करने का तय किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी कई प्रदेशों में वीपी सिंह के साथ तालमेल बिठाया, लेकिन महाराष्ट्र में वो तालमेल नहीं हो पाया। वो तालमेल इसलिए नहीं हो पाया कि 1977 में, बाद में 1980 में उस समय पर जनता पार्टी की सरकार समाप्त हुई और समाप्त करने में समाजवादी पार्टी के उस समय के जॉर्ज फर्नांडिस और मुंबई से पानी वाली बाई करके जो बड़ी मशहूर थी मृणाल गोरे वह उसमें सम्मिलित थी और वो मेरे क्षेत्र से ही, उत्तर मुंबई उस क्षेत्र का नाम, वहां से ही वो सांसद बनी थी। उस समय पर सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट उनको मिले थे, लेकिन वहां हम लोगों का भी काम था। तो उन्होंने सरकार गिराने में मदद की है, पार्टी तोड़ने में मदद की है, इस भूमिका में हम लोगों का उन पर गुस्सा था। तो हमने कहा कि चंद्रशेखर जी वैसे समाजवादी पार्टी के नजदीक के थे, तो उन्होंने कहा भाई अच्छी महिला है, एक दफे ऐसा किया है, लेकिन उनको हम बाहर से समर्थन देंगे। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो मोरारजी भाई ने मुझे पूछा उस मीटिंग में कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैंने कारण भी बताया। तो फिर वीरेन शाह करके जिनको जॉर्ज फर्नांडिस के केस के साथ गिरफ्तार किया गया था, समाजवादी, हाँ, वो समाजवादी विचार नजदीक के थे, तो सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन उस विचार के नजदीक थे। जॉर्ज फर्नांडिस के अच्छे मित्र भी थे और एक दृष्टि से बजाज ग्रुप जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके सहभागी भी थे। तो उनके नाम का तय हो गया, उनकी अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन ऐन मौके पर उनको लगा कि मृणालताई भी समाजवादी है, तो उनके सामने कैसे मैं लड़ूं वगैरह। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बात आई कि फिर भाई अभी आप लोग तो यहाँ तक आए हैं कि समाजवादी पार्टी या जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है, वीपी सिंह इतने मजबूती के साथ आ रहे हैं, तो क्या अभी आपको लड़ना होगा? जी, ऐसा अटल जी ने कहा। तो ऐसा अटल जी ने मुझे कहा। मैंने कहा आपका आदेश सर्वोपरि है जी। और फिर मैंने चुनाव लड़ा और जीते। मुंबई के जीवन में कईयों ने कहा कि रामबो आप दोनों ने एक दूसरे के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छा काम करने वाली थी, मैं भी एक अच्छा कार्य करता था। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई जिस प्रकार से अर्जुन के सामने समस्या आई थी कि सब अपने ही हैं, उनके विरोध में कैसे लड़े, मैंने कहा वो बात नहीं, हम अपने कर्तव्य के लिए लड़ेंगे। और मुझे उस चुनाव में मृणालताई गोरे से 1,10,000 वोटों की बढ़त लेकर मैं सफल हुआ और फिर मैं सांसद बने। आप 1989 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद 1989 में भारतीय जनता पार्टी की 87 सीटें आई थीं और मुझे याद है आप चीफ विप भी बने थे। उस मुद्दे पर आते हैं, लेकिन पहले अटल जी की एक सुंदर सी कविता कदम मिलाकर चलना होगा। आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन सुंदर शब्दों के रचयिता थे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हम बात कर रहे हैं श्री राम नाईक जी से, उनकी स्मृतियों में अटल जी। अच्छा, आपसे हमें जानना चाहेंगे कि आपको 1994 में कैंसर हुआ था और कैंसर होने के बाद अटल जी आपको देखने आए थे। उसके पहले की घटना है, आप चीफ व्हिप थे पार्टी के और अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उनके पास आप त्यागपत्र लेकर गए अपना, पार्लियामेंट की कैंटीन का प्रभार भी आप पर था, खाने की गुणवत्ता सुधारने को लेकर क्या घटना हुई थी? ऐसा है कि मैं जब पार्लियामेंट के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप कमजोर तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है, सारी टेस्ट उन्होंने कर ली, उसमें से कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर उनको लगा कि उन्होंने कहा कि अब एक ही बात बनी है कि शायद आपको मुंबई में टाटा अस्पताल में जाना। अब टाटा अस्पताल में जाना मतलब मैं मुंबई का हूं और सारे हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं कि टाटा अस्पताल में जाना मतलब कैंसर के जांच करने के लिए जाना। अब कैंसर कहने के बाद आज भी, उस समय पर भी, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे जांच करने के लिए जाना है और कैंसर तो लगता है कि वो होगा, तो फिर मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, कब आऊंगा, ये सारी बातें थी। और मेरे पास उस समय पर दो जिम्मेदारियां थी। एक, मैं जैसा आपने कहा कि पार्टी का चीफ व्हिप मुख्य प्रतोद था, तो मुख्य प्रतोद को सब काम काज देखना पड़ता रहता है संसद का, और वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे तो उनके कहने पर सब काम करना पड़ता था। और संसद का जो कैंटीन था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, तो एक समय पर मैंने ही उसकी शिकायत की। तो मुझे उस समय पर लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल, तो जनरल पर्पजेस कमेटी में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा भाई ये सुधारना है तो राम नाईक को ही अध्यक्ष बनाते हैं। तो मुझे उस कैंटीन कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया था। हमने काफी सुधार उसमें से करना शुरू किए थे। तो मैं उस कमेटी का अध्यक्ष था, तो मैं दोनों स्थानों का अलग अलग इस्तीफा लेकर वाजपेयी जी के पास गया और मैंने कहा कि अब मैं चेकिंग करने के लिए मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा। तो ये मैंने इस्तीफा, ओ बोले नहीं 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 नहीं, ये तुमसे इस्तीफा नहीं, तुमको यहाँ आना है वापस। मैंने कहा वो कैंटीन कमेटी का, तो बोले वो हम देख लेंगे। तो फिर संवाद के साथ बातचीत ये हुई कि भाई किसी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो उस समय पर सुषमा स्वराज जी भी संसद में थी, राज्यसभा में थी, तो सुषमा स्वराज जी को उस कमेटी का अध्यक्ष पद बनेगा। और जब मैं वापस आया तो दूसरे दिन सुषमा स्वराज जी ने उसका इस्तीफा देकर फिर मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो ये बातें थी कि कार्यकर्ता में, सहयोगी में एक विश्वास निर्माण करना। और फिर उन्होंने उनकी भी बात बताई कि भाई मैं भी ऐसे बीमारी से गया हूं, आप चिंता मत करिए, लड़िए, और आप तो लड़ते रहते हैं, आपसे हम ये देखते रहते हैं कि आप कैसे लड़ते आए हैं। फिर मैं गया और फिर आपको देखने मुंबई आए? मुझे वो देखने के लिए बाद कम से कम 4 बार नारियल पानी पिया घर आकर, और बिना बताए हुए बिना बताए हुए। और भी कहानी ऐसी है कि कोई विदेश के डेलीगेशन का वो नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली से मुंबई और बीच में 3 घंटे का समय था। तो बोले चलो मैं राम नाईक के घर जाता हूँ करके वो मुझे मिलने के लिए आए। अचानक आने के बाद घर में कुछ नहीं, पत्नी तो अभी क्या करे, तो मेरे लिए नारियल पानी आता था, तो पत्नी ने उसमें ही नारियल पानी दिया। क्या कहा पीकर? वो बोले और थोड़ा दे दो क्योंकि उनको भी अच्छा लगा और उनका एक ढंग था। वो सारा मकान, मैं तो 2 कमरे के निवास में रहता था, एक बाहर की खोली, एक ड्राइंग रूम, एक सोने की खोली और एक छोटा सा कैंटीन, सब मिलकर 540 वर्ग फुट का वो हमारा घर था। वो सारा उन्होंने देखा। उसका उल्लेख उन्होंने बाद में जो किया वह मुझे लगता है मैंने बताना चाहिए। पत्नी को तो ये दर्द थी कि भाई इतने बड़े नेता अपने घर में आए हैं और हमने कुछ जैसा स्वागत उनका करना चाहिए वैसे स्वागत नहीं किया। लेकिन अटल जी ने मुझे कहा कि अभी आप ठीक होने लगे हैं
तो जब आप फिर से काम शुरू करेंगे तो मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा। और मैं हर साल मेरे कार्यवृत्त प्रकाशित करता था, बिल्कुल 1978 से, वो वर्ष था 1994 का। तो मैं हर साल, तो मैंने तय किया कि भाई मैं कार्यवृत्त प्रकाशित करूंगा। अच्छा, मैं बीमार था तो कार्यवृत्त कैसे, ऐसे ही लोगों को लगा, लेकिन बीमार होते हुए भी मैं संसद में सवाल भेजता था, क्वेश्चन भेजता था, वो अखबार में आते थे, तो लोगों को लगता था मैं फिर से काम करना शुरू किया है। तो कार्यवृत्त मैंने बनाया और अटल जी के लिए मैंने फोन लगाया। कार्यकर्ताओं से तय हुआ कि भाई 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आती है, उस समय पर फिर से मैं काम प्रारंभ करूं तो अच्छा होगा। हमने दिन तय किया, सारे हो गया। फिर अटल जी के लिए हमने फोन किया, तो अटल जी का फोन तो उनके जो नजदीक के सहयोगी रहे, आपने देखा होगा उस दिन कैसे उनकी हालत शिव कुमार जी की थी। तो शिव कुमार जी के कहा भाई उस दिन अटल जी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के गांव में जाते हैं, पूरा दिन वहां रहते हैं, तो उस दिन वो नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई अटल जी ने मुझे कहा है आप जो दिन मैं तय करूंगा उसमें आऊंगा। तो फिर मैंने कहा अटल जी को दे दो, मैं बात करता हूँ। तो मैंने अटल जी से बात की और उनको कहा शिव कुमार जी ऐसा कह रहे हो, बोले वो तो सच कह रहे हैं, लेकिन मैं रास्ता निकालता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं सुबह वहां जाऊंगा और शाम को, और फिर उन्होंने आए और कार्यवृत्त उन्होंने उसका रिलीज किया, कार्यक्रम में आगे। उस कार्यक्रम का उनका भाषण जी शब्द मुझे याद क्या रहता कहा था है। उन्होंने उनके स्टाइल जो थी उसमें शुरू किया कि आज आप इतने लोग आए हैं और रामभू से मुझे ईर्ष्या हो रही है। मुझे इस बात की ईर्ष्या है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, वो आज मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो रामभू को देखने के लिए आए हैं कि वो कैंसर से ठीक होकर तो भी कैसे दिखते हैं, कैसे है, कैसे काम करेंगे। ऐसा जितना ऐसे समय पर उनका भाषण होते होते वो अंत में आ गए और उन्होंने कहा कि आप भी सोचो कि आप मृत्यु के दरवाजे से जाकर वापस आए हैं, तो इसका भी कुछ अर्थ है। और अर्थ ये है कि आपको समाज की, राष्ट्र की सेवा करनी है। हम सब मिलकर निकले हैं भारत को संपन्न करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, ऐसे संपन्न करने के लिए निकले हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है। और फिर मैंने उसका उत्तर भी दिया कि आपने जो बात कही वो सही है कि मुझे जीवन का बोनस मिला है और ये जीवन का बोनस जो है वो मैं राष्ट्र सेवा में जब तक मैं काम कर सकता हूँ मैं करता रहूंगा। और आज 1984 मतलब आज मुझे 84 साल पूरे हो गए। 1994 की वो घटना है। आज भी मैं उसी भूमिका में काम करता रहता हूँ, क्योंकि अटल जी के वो शब्द हमेशा मेरे उसमें गूंजते रहते हैं। 24 साल पुरानी बात वो अभी भी आपको आपके स्मृतियों में है। एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है अटल जी के जीवन का। मुझे याद है 1998 में वो 23 पार्टियों की सरकार के प्रधानमंत्री थे। 1998 में बड़ा संकट भी था और 1999 में वो एक मत से सरकार गिर गई थी। तो रामभाऊ से बेहतर व्यक्ति कौन होगा जो उस समय स्वयं भी जो लोकसभा का सांसद था, जिसने वो क्षण देखा है भारतीय राजनीति में एक मत से सरकार गिर जाए। एक मत क्या आसानी से जुटा सकते थे? नहीं, देखिए मत का ताकत क्या होती है जी, वह दिखाने वाला वो भारतीय राजनीति का सबसे अहम इस प्रकार की घटना मैं मानता हूं, क्योंकि उसके पहले नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उनके समय पर थोड़ा संकट आया था उनकी सरकार पर, तो फिर कुछ मैनेज करके वह सरकार उन्होंने चलाई थी। उसकी निरुक्ति करके मैं समय बिताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अटल जी को जब कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 मतों का फर्क है तो हम भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, तो अटल जी ने कहा कि नहीं, ये मैं कभी भी नहीं कर दूंगा। जीवन में हम काम करने के लिए आए हैं, यदि हम हार जाते हैं तब भी फिर से हम लोगों के पास जाएंगे। और उस घटना में ऐसा हुआ कि एक वोट से सरकार गिर गई, लेकिन एक वोट से जब सरकार गिर गई उस समय पर उनका जो भाषण है जी, वो अद्वितीय भाषण करके माना जाता है। और उन्होंने कहा कि हम हार गए हैं एक वोट से, लेकिन हम लोगों के पास जाएंगे और फिर से आएंगे और फिर से
1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ 23 पार्टियों को लेकर अटल जी फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसमें उनकी विशेषता जो है, एक दृढ़ निश्चयी तो थे, पारदर्शिकता, प्रामाणिकता, ये सारी बातों के साथ ही साथ सबको साथ में लेकर काम करने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। 23 पार्टी में भारत की सरकार चलाना और बिना किसी संकट केवल अटल जी कर पाए। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई कर सकता था। अटल जी की विशेषता थी, लेकिन उनका उस समय का भाषण अद्भुत भाषण, अद्भुत था। एक मत से जब सरकार गिरी थी, वो अद्भुत भाषण था अटल जी का। लेकिन जब 23 पार्टियों की सरकार बनी दोबारा 1999 में, तो आपको अपेक्षित पद नहीं मिला। पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को उम्मीद थी कि आप कैबिनेट रैंक मिलेगा, रेल के मंत्री बनेंगे आप, लेकिन आपको राज्य मंत्री बनाया। नहीं, वो आपके कहने में थोड़ा समय की गड़बड़ हो रही है जी। पहली सरकार बन गई 98 में आपको। हाँ, जी 98 में जब सरकार बनी और मैं मुंबई से चुनकर आया था जी, उस एक वर्ष में। हाँ जी। तो स्वाभाविक लोगों को लगता था, मुझे भी लगता था कि मैं भी वैसे अच्छा सांसद करके, पहले विधायक करके काम कर रहा था, लोगों की भी मान्यता थी और वो स्वाभाविक भी था। लेकिन वाजपेयी जी ने कहा, भाई आपको तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि इतने पार्टी के लोगों को। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप मालूम है कि मैं किस प्रकार का अनुशासित कार्य करता हूं, आप कोई चिंता मत करिए, आप मुझे जो काम देंगे, और नहीं दिए तो भी मैं काम तो करता आया हूं। और जब राजनीति में आया और चुनाव की राजनीति में आया, तब तक तो मैं संगठन मंत्री था। और मैं अब जो तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको रेल का राज्य मंत्री और संसदीय कार्य का राज्य मंत्री करता हूं। मैंने कहा ठीक है। उसमें एक घटना बताने लायक है जी, जरूर। कभी कभी जीवन में ये बातें आती है। तो मेरे कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री नीतीश कुमार जी, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो थे। तो मैंने उनको फोन किया, नीतीश जी आप मेरे कैबिनेट मंत्री हो गए, मैं राज्य मंत्री आपका बन गया, मिलने के लिए आता हूं। तो बोले नहीं, आपका रेल के बारे में जो अधिकार है वो मैं जानता हूं, मैं ही आपको मिलने के लिए आता हूं। और वो मुझे मिलने के लिए आए। फिर कुछ दिनों के बाद अटल जी ने मुझे बुलाया कि भाई ये प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डिपार्टमेंट है, आंकड़ों के झंझट में मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो जरा आंकड़ों का काम आप संभालो। और इसलिए उन्होंने मुझे प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, योजना कार्यान्वयन का राज्य मंत्री बनाया। तो मेरे पास पहले 2 खाते थे, तो ये 2 4 हो गए। फिर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी ने एक रेल का बड़ा एक्सीडेंट पंजाब में हुआ था, उसके नैतिक जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो फिर मुझे रेल मंत्रालय का प्रभार मेरे पास दिया, तो ये और बढ़ोतरी हो गई। फिर चुनाव आया, 99 का चुनाव के ओर जाना था, तो मुझे फिर बुलाया गया और कहा कि भाई लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनको देश में दौरे के लिए जाना पड़ेगा, तो गृह मंत्रालय भी आपको संभालना होगा। मैंने अटल जी को कहा, अटल जी मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो इतना कैसे? बोले वो आपको बताया, काम करने आप करते हैं, काम करेंगे। आपकी चिंता तो उत्तर मुंबई के जो मतदाता है वो लेने वाले हैं, उसकी आप चिंता मत करो। तो मेरे पास ये 5वां मंत्रालय भी आया और गृह राज्य मंत्री भी मैं बन गया। तो अपने आप में हमेशा कैबिनेट मंत्री के बारे में राज्य मंत्रियों की शिकायत होती है कि वो काम नहीं देते करके, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मेरे कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री, मेरे कैबिनेट मंत्री उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ऐसे होगा एक अच्छा। और उस समय पर मैंने बहुत अच्छा काम किया। जी 1999 में पेट्रोलियम मंत्री बने आप, 5 वर्ष तक पेट्रोलियम मंत्री रहे, और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं मित्रों, वो थी राम नाईक जी की। और संभवतः इस वजह से थी क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री थे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कारगिल के शहीदों को आपने पेट्रोल पंप दिए, गैस एजेंसी दी। इसके अलावा आपने सूडान और रूस के साथ वहां पर उनके तेल भंडारों में क्या घटनाक्रम हुआ था और उस पर अटल जी की प्रतिक्रिया क्या थी? ऐसा है कि उस समय पर देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता पूरी करने के लिए 70% कच्चा तेल, मतलब क्रूड ऑयल, आयात करना पड़ता था।
और उसके लिए भारी पैसे देने पड़ते थे, फॉरेन एक्सचेंज का बहुत शॉर्टेज था। तो हम अपने यहाँ भी खुद उत्पाद बढ़ाए, इस प्रकार की चर्चा हुआ और मैं पेट्रोलियम मंत्री था। तो हम अपने देश में क्रूड ऑयल का उत्पाद करें, गैस का उत्पाद करें, उसके साथ ही साथ हम दूसरे देशों में जाकर भी भागीदारी कर सकते हैं। यह एक संकल्पना उन दिनों में चल रही थी। उस संकल्पना के आधार पर रूस के साखालिन करके जो प्रदेश है उसमें तेल के भंडार थे और तेल के भंडार में पार्टनरशिप पर करने का एक प्रपोजल आया था। उसमें भारत सरकार का 30% का करना था। अब 30% कहना आसान है, लेकिन 30% का रुपयों में मतलब होता है 9,400 करोड़ रुपया। तो क्या इतना हम पूंजी, हिंदुस्तान की भारत के बाहर की सबसे बड़ी पूंजी थी लगाने की, तो इतना लगाए और तेल नहीं निकला तो क्या होगा, इस प्रकार का संदेह स्वाभाविक तौर पर कुछ मंत्री, अटल जी के मंत्री परिषद में खुली चर्चा होती थी। तो उस खुली चर्चा में कुछ मित्रों ने ये तेल नहीं निकला तो क्या होगा। क्या कहा अटल जी ने? तो अटल जी ने सब सुनने के बाद कहा कि भाई आपकी बात तो सुनी मैंने, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री जो कहता है उसकी भी बात सुननी चाहिए। तो मैंने सारी बातें बताई और फिर उन्होंने कहा कि रामबहू कहते हैं कर देंगे, और फिर साखालिन में 9,400 करोड़ करके उस 4 साल के बाद उसका तेल आना शुरू हुआ। अब भी वहां से तेल और गैस आता है। सूडान में भी ऐसे वैसे ही सूडान के बारे में ऐसा हुआ कि सूडान में अंतर्कलह था, वहां स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी और उसमें भाई पैसा इस प्रकार से लगाना, तो वह प्रपोजल था। तो तेल वहां उसका उत्पादन हो रहा था, उसमें भागीदारी करनी थी। तो मैंने कहा तेल उत्पादन हो रहा है तो 3,400 करोड़ का वहां लागत थी। फिर वही बात, उसी प्रकार की चर्चा, वहां संघर्ष, युद्ध हुआ तो क्या होगा, ऐसा मैंने कहा कि होगा तो होगा, लेकिन हम अपने ढंग से काम करते और अटल जी ने आपका साथ हाँ, दिया। तो फिर वाजपेयी जी ने वही कहा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि ये 3,400 करोड़ रुपया केवल 2.5 साल में पूरी की पूरी पूंजी वापस आई। अच्छा। और आज भी वहां से राजस्व आ रहा है, तेल आता है सूडान जी, से जी। और मंगलोर में जो रिफाइनरी बनी है, हाँ। और वो रिफाइनरी बीमार होने लगी थी। जी। वो रिफाइनरी वैसे बिरला ग्रुप की थी, बिरला ग्रुप ने फिर वो बेच दी, हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में वो ले ली। लेकिन सवाल ये था कि नई रिफाइनरी भी जो बंद हो रही थी वो उसका पुनर्जीवन हो गया। ठीक बात। अपने बातचीत के लगभग अंतिम दौर में हम पहुंच रहे हैं। आदरणीय श्री राम नाईक जी से उनकी स्मृतियों के माध्यम से अटल जी का स्मरण हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोनी में भी आपने नेचुरल गैस की पाइपलाइन डाली थी और मुझे याद पड़ता है तब यहाँ राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी थे और अटल जी उसके उद्घाटन के लिए आए थे। संक्षेप में कुछ बता सकते हैं? ऐसा है कि भारत में तब तक पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं होता था जी। तो मेरे कार्यकाल में हमने तय किया कि एक दृष्टि से शहरों में भी जो प्रदूषण होता है वो पेट्रोल डीजल के कारण होता है, तो गैस का उपयोग हम करें तो अच्छा होगा। तो मुंबई से पूरी उत्तर प्रदेश तक पाइप गैस डाली। दिल्ली को और मुंबई को पहले हमने वाहनों के लिए गैस देना शुरू किया और फिर वह गैस पाइप उत्तर प्रदेश में लोनी तक आई। और स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उस समय पर विष्णुकांत जी थे। ये देश का बहुत पहला इस प्रकार का प्रकल्प था, तो प्रधानमंत्री भी आए थे। और मुझे अच्छा लगता है कि उस समय के जो राज्यपाल थे, आज मैं उस उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हूँ। लेकिन आज गैस की मांग वाहनों के लिए सारे हिंदुस्तान में है और अब लखनऊ में भी कुछ दिनों के पहले वो गैस आ गया है जी। और मुझे याद पड़ता है 2002 में एक ऐसी घटना और हुई जब प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ खड़े हुए, आपसे लिकर के, शराब के व्यवसायी मिलने आए थे और वो घटना आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद करने के लिए एक दूसरा पर्यायी उत्पाद ये होता है, जो गन्ना होता है और गन्ने से शक्कर बनते समय जो शीरा होता है, वो शीरा से गैस निकाला जा सकता है, उसको एथेनॉल कहते हैं। तो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है और 10% तक एथेनॉल
पेट्रोल 10% जी। इथेनॉल जी। पेट्रोल में मिलाया जा सकता था। वो पहला प्रकल्प हमने लेना तय किया। अब ये जो शीरा है वो शीरा शुगर के फैक्ट्रीज वालों के लिए तो एक दृष्टि से कंडम बात होती है, कौन उसका करे। और वो शीरा का उपयोग जो लिकर मैन्युफैक्चरर्स है, लिकर को क्या कहते हैं, शराब मैन्युफैक्चर को वो लेते हैं और उसमें से वो शराब बनाते हैं, या कुछ लोग दवा भी उसमें से बनाते हैं। तो जब मैंने ये निर्णय किया कि भाई हम इथेनॉल का निर्माण करेंगे, तब लिकर मैन्युफैक्चरर को लगा कि भाई अब उनके लिकर का क्या व्यवसाय का क्या होगा। तो मेरे पास एक डेलीगेशन आ गया कि भाई आपका ये जो निर्णय है उसके कारण हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सब बंद हो जाएगी, हमारा बड़ा नुकसान होगा। जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो बेरोजगार बन जाएंगे। मैंने कहा वो तो होगा, लेकिन इसका लाभ किसान को होगा, उसको अच्छी कीमत मिल जाएगी, और इसलिए तो हम कर रहे हैं। और मैंने कहा माफ करिए, आपकी बात नहीं हो सकती। वो प्रतिनिधिमंडल गया, वो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे विजय माल्या जी। उस समय पर शराब के फैक्ट्री के सबसे बड़े मालिक थे, बाकी के लोग भी आए थे। वो सब प्रधानमंत्री के नाते अटल बिहारी जी के पास गए, और जैसे होती है प्राथमिकता की बात, उन्होंने अपनी कठिनाई बताई। तो अटल जी ने पूछा कि भैया पेट्रोलियम मंत्री के पास गए थे क्या? हाँ, हम गए थे, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अटल जी ने कहा कि भाई उन्होंने वो मानने के लिए तैयार नहीं हो गए, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं मानने के लिए तैयार? ये उनका भरोसा आप पर था। और ये जो कर रहे हैं वो देश के गन्ना किसानों के हित में कर रहे हैं, और केवल गन्ना किसानों हितों के साथ ही साथ हम जो विदेश से इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाते हैं उसमें बचत होगी। ये राष्ट्रभक्ति का काम है, और इसलिए आपकी बात हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया। मल्ल्या जी उस समय पर हम पर थोड़े नाराज तो हुए थे, लेकिन आजकल वो देश में भी नहीं है, होता है ऐसा जीवन में। जी, तो आदरणीय अटल जी को हम याद कर रहे थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक के माध्यम से। उनकी स्मृतियों में अटल जी कहाँ पर हैं, और कार्यक्रम का शीर्षक रहा अलविदा अविस्मरणीय अटल। हम सब जानते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोष्यति मारुतः। ऐसी परंपरा के हम संवाहक हैं। यूं तो स्थूल रूप में अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो मार्ग उन्होंने इस देश को दिखाया, जिस राजपथ पर वो इस देश को लेकर गए, वो आने वाले देश में, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति बनेगा। तो हम बहुत धन्यवाद देंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय को, कि आपने हमें समय दिया, अटल जी को याद किया। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि वह प्रेरणा पुरुष मेरे जीवन में कैसे आए, वो बताने का एक भाग्य मुझे मिला। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और चाहता हूं कि अटल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो विचार के, आपने जैसे कहा कि उनकी यादें ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। फिर एक दफे मैं प्रेरणा पुरुष को शत शत वंदन करता हूं। नमस्कार।